बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लड़ाई से नुकसान ही होता है, चाहे लड़ाई लोगों के बीच हो या देशों के बीच। 19वीं सदी में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विशाल है कि उसकी जमीन पर सूरज कभी डूबता ही नहीं। यहाँ दिन होता है तो कहीं रात होती है और कहीं रात होती है तो यहाँ फिर दिन हो जाता है। इतनी ताकत, इतनी संपत्ति के बावजूद 2 विश्व युद्धों ने ब्रिटेन को बर्बाद कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन कर्ज में डूबने लगा। हाल ये हुआ कि 1950 के दशक में ब्रिटेन अपनी जीडीपी से 2.5 गुना से ज्यादा कर्ज ले चुका था, जिसे चुकाने में उसे दशकों का समय लगा। दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के पक्के दोस्त अमेरिका ने भी महंगाई की मार झेली। कुल मिलाकर कहें तो उस वक्त दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली देश भी युद्ध की आग से अपनी अर्थव्यवस्था को झुलसने से नहीं बचा पाए। यही कारण है कि कोई देश कितना भी ताकतवर हो, युद्ध से कतराता है अगर दिमाग चले उसका। लेकिन इस दुनिया में नॉर्म और एक्सेप्शन दोनों के लिए जगह है। इस सिद्धांत का भी अपवाद मौजूद है। जैसे रूस, 1 जुलाई को आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि 2 साल से चल रहे युद्ध के बावजूद साल 2023 में रूस की आमदनी बढ़ी है और अब रूस दुनिया की हाई इनकम इकोनॉमीज में से एक है। इतना ही नहीं, यूक्रेन जो रूसी आक्रमण से जूझ रहा है, जिसके शहर के शहर तबाह हो गए, टेरिटरी सीड करनी पड़ी, उसकी भी प्रति व्यक्ति आय में इजाफा नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसा कौन सा मंत्र रूस के हाथ लग गया? कैसे रूस और यूक्रेन ने युद्ध के बीच अपनी आमदनी बढ़ा ली या बढ़ती नजर आती है? और क्या है हाई इनकम इकोनॉमी जिसका टैग रूस को मिला है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल तरीके से समझाने वाली हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाए गए इस इनकम क्लासिफिकेशन की कि आखिर क्या देखकर वर्ल्ड बैंक किसी देश को हाई इनकम इकोनॉमी बताता है, घोषित करता है। वर्ल्ड बैंक दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को 4 कैटेगरीज में बांटता है: लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री। इस क्लासिफिकेशन के लिए प्रति व्यक्ति आय को आधार माना जाता है, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय यानी देश की कुल जीडीपी और देश की जनसंख्या का अनुपात। हर साल 1 जुलाई को वर्ल्ड बैंक सभी देशों की पिछले साल की जीडीपी और जनसंख्या का अनुपात निकालता है, यानी 24 है तो 23 का निकलेगा और उसके हिसाब से देशों को कैटेगरी में बांटता है। साल 2024 में वर्ल्ड बैंक ने इन सभी कैटेगरीज में कुछ बदलाव किया, मुख्य रूप से महंगाई को देखते हुए। खैर, अब समझते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्ल्ड बैंक कैसे देशों को अलग अलग कैटेगरी में बांटता है। सबसे पहले बात लो इनकम कंट्रीज की। लो इनकम कंट्री यानी वो देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1,145 प्रति वर्ष या उससे कम है। हिंदुस्तानी रुपए में कहें तो करीब 95,000 रुपए से कम। इनमें कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और अफ्रीका के कई दूसरे देश हैं जैसे इथियोपिया वगैरह। दूसरी कैटेगरी है लोअर मिडिल इनकम कंट्री, यानी वो देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1146 से लेकर $4,515 प्रति वर्ष के बीच है, यानी 95,118 रुपए से लेकर 3,74,745 रुपए के बीच। हिंदुस्तान इसी कैटेगरी में आता है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मिस्र जैसे कई देश इस कैटेगरी में हैं। इसके ऊपर आती है अपर मिडिल इनकम कंट्री, यानी वो देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $4,516 से लेकर $14,005 के बीच है। हिंदुस्तानी रुपए में 3,47,828 रुपए से लेकर 11,62,332 रुपए के बीच। इनमें ब्राजील आता है, चीन आता है, यूक्रेन है, साउथ अफ्रीका जैसे देश। अब बात करते हैं सबसे अमीर देशों की। इन्हें हाई इनकम कंट्री कहा जाता है, यानी देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $14,005 से ज्यादा, यानी प्रति व्यक्ति आय 11,62,332 रुपए से ज्यादा है। इस लिस्ट में यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस जैसे विकसित देश हैं और अब इस कड़ी में नाम जुड़ गया है रूस का भी। तो समझते हैं कि आखिर बीच युद्ध में रूस की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि पर कैपिटा इनकम ही आ गया है उसका ऊपर। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रूस में व्यापार, फाइनेंशियल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन में बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ हुई है। साल 2023 में पिछले साल के मुकाबले यानी 2022 के मुकाबले 2023 में रूस के व्यापार में 6.8% की बढ़ोतरी हुई, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 8.7% की बढ़ोतरी हुई और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर 6.6% से बढ़ा। आर्थिक गतिविधियों में तेजी दिखी तो स्वाभाविक है उसकी जीडीपी भी ऊपर गई। लेकिन सवाल यह है कि रूस इतने प्रतिबंधों के बाद भी कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस हैं उस पर यूक्रेन वॉर की वजह से।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, रूस ने बेहतरीन तरीके से खुद पे लगे सैंक्शंस को मैनेज किया है। दूसरा, रूस में कर्ज को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे लोगों और कंपनियों की खर्च करने की ताकत बढ़ रही है। कैसे, आगे जाएंगे हम समझेंगे। और तीसरा, रूस की सरकार बड़े पैमाने पर खुद खर्च कर रही है जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्थिरता आती है। अब इन 3 कारणों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात प्रतिबंधों को मैनेज करने की। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और ईरान यानी यूएस के तीनों दुश्मनों पर जो प्रतिबंध लगे हैं उनको जोड़ देंगे तब भी रूस पर लगे प्रतिबंधों की गिनती ज्यादा आती है। लेकिन ये प्रतिबंध उतने सख्त नहीं है, गिनती में बहुत हैं लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं। असल में यूरोप और अमेरिका ने अपनी सहूलियत को ध्यान में रखकर रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे तेल पर लगे प्रतिबंध के चलते रूस यूरोप को अपना तेल और बाकी सामान बेच नहीं पा रहा, लेकिन उसने आसानी से अपना निर्यात भारत, चीन और तुर्की और सेंट्रल एशिया में डाइवर्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये देश पूरे रूसी क्रूड और गैस निर्यात को खपा ले रहे हैं। ये देश रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल वगैरह खुले बाजार में बेच रहे हैं जहां से यूरोप भी खरीदारी करता है। इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़ों से आप समझ भी सकते हैं। साल 2021 में रूस यूरोप को रोजाना 33 लाख बैरल तेल निर्यात करता था रोज, जबकि चीन को सिर्फ रोजाना 16 लाख बैरल और हिंदुस्तान को 1 लाख बैरल तेल निर्यात करता था। सिर्फ 2 साल में बहुत बड़ा बदलाव आया इन नंबर्स में। 2023 में रूस ने चीन को रोजाना 23 लाख बैरल तेल निर्यात किया, हिंदुस्तान को रोजाना 19 लाख बैरल तेल निर्यात किया। यानी 2 साल में भारत 19 गुना तेल खरीदने लगा रूस से, जबकि यूरोप ने रूस से सिर्फ रोजाना 6 लाख बैरल तेल आयात किया। अगर साल 2018 से 2023 तक का आंकड़ा आप देखेंगे तो रूस के कुल ऑयल एक्सपोर्ट में कोई खासा फर्क नहीं आया है। इसका मतलब तेल उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जा अब दूसरी जगहों से रहा है। इसके अलावा मार्च 2024 में छपी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन का व्यापार 2020-21 के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं कर्ज की। रूस ने कर्ज पर भी फोकस किया है। इसकी वजह से 2 बड़े फायदे हुए हैं। पहला, देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला है। कंपनियों ने डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। इसकी वजह से देश में रोजगार की कमी भी नहीं हुई। 9 जुलाई 2024 को छपी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में 2023 में बेरोजगारी दर सिर्फ 3% थी, जो रूस के इतिहास में सबसे कम दर है बेरोजगारी की। हालांकि एक राइडर भी है। बेरोजगारी दर के कम होने के पीछे रूस में हो रहा मिलिट्री रिक्रूटमेंट भी एक कारण है। हजारों की संख्या में रूसी सोल्जर्स मारे गए हैं और उनकी जगह पर लड़ने के लिए रूसी नागरिकों को भर्ती किया जा रहा है। इस वजह से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, या कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट घटा है। कई एक्सपर्ट्स इस बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे रूस सरकार द्वारा किए गए खर्च को भी एक वजह मानते हैं। उनका मानना है कि रूस की आर्थिक गतिविधियों में तेजी के पीछे सेना और सैन्य गतिविधियों पर होने वाला खर्च है। इन सभी कारणों की वजह से जो अर्थव्यवस्था साल 2022 में मंदी में थी वो अगले ही साल 2023 में तेजी से बढ़ी। रूस की प्रति व्यक्ति आय $14,275 पहुंच गई। रुपए में गिनेंगे तो 11,84,825 रुपए, और रूस की नॉमिनल जीडीपी 10.9% से बढ़ी। वहीं रियल जीडीपी में भी 3.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब ये रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है हम बता देते हैं। जीडीपी क्या है? देश में होने वाला कुल उत्पादन का मार्केट प्राइस, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो। अब मिसाल ले लीजिए, मान लीजिए एक देश में पहले साल में 100 किलो धान का उत्पादन किया जाता है जिसका दाम 20 रुपए किलो है, तो जीडीपी हुई आपकी 100 गुना 20, 2,000 रुपए। अब दूसरा साल मान लीजिए 110 किलो धान होगा, लेकिन दाम भी बढ़ गया, 25 रुपए किलो हो गया। तब अगले साल जीडीपी हो गई 110 गुना 25 यानी 2,750 रुपए। अब इन दोनों सालों में जीडीपी की ग्रोथ को आप निकालेंगे अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो 37.5% की प्रचंड ग्रोथ आ जाएगी, ऐसे बताते हैं नेता लोग। इसी को आप कहते हैं लेकिन नॉमिनल जीडीपी। लेकिन इस पूरे गेम में एक पेंच भी है। इस बढ़ोतरी में एक बड़ा योगदान दाम के बढ़ने का है। दाम भी उसका 25% बढ़ गया है चावल का। दाम बढ़ने से जीडीपी में ज्यादा बढ़त नजर आई। अर्थशास्त्रियों ने इसका जुगाड़ निकाला जिससे सिर्फ उत्पादन की बढ़त को जोड़ा जा सके। ऐसे में प्रोडक्ट के दाम को फिक्स रखा जाता है। माने दूसरे साल की जीडीपी की गणना के लिए 110 को 20 से ही गुणा किया जाएगा। ये बेस जो 20 का है, टाइम टू टाइम इसको स्विच भी किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन हर साल नहीं। तो जीडीपी आएगी 2200। ये रियल जीडीपी निकलेगी, यानी देश के उत्पादन में असली बढ़त इतनी ही हुई है। असल में देश की जीडीपी सिर्फ 10% बढ़ी, न कि 37.5%।
ये तो बात हुई रूस की। अब समझते हैं यूक्रेन की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ गई। रूस की अर्थव्यवस्था में तेजी फिर भी समझ सकते हैं कि बड़ा देश है, अलग अलग तरीकों से सैंक्शंस को मैनेज कर रहा है, लेकिन जब कोई कहे कि रूसी आक्रमण से प्रताड़ित यूक्रेन ये लोअर मिडिल इनकम कंट्री से अपर मिडिल इनकम कंट्री बन गया तो अचरज होता है। जाहिर है यह आंकड़ों की ही बाजीगरी का नतीजा है, लेकिन चलते चलते इसकी बात हम कर रहे हैं। असल में रूस से युद्ध के चलते यूक्रेन से लगातार पलायन हो रहा है और इसके चलते यूक्रेन की जनसंख्या करीब 15% घटी है, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। दूसरी बात यह कि युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ गई है। अब याद कीजिए नॉमिनल जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट को, जिसमें हमने समझाया था कि कैसे चीजों का दाम बढ़ने से जीडीपी में अतिरिक्त उछाल आता है। ऐसा यूक्रेन में भी हो रहा है। अब प्रति व्यक्ति आय पर आप आइए। प्रति व्यक्ति आय यानी जीडीपी का जनसंख्या से भाग। अब जनसंख्या कम हो गई और जीडीपी में महंगाई की वजह से अतिरिक्त उछाल भी आया, तो इस गणित के खेल में प्रति व्यक्ति आय 18% बढ़ती नजर आई और यूक्रेन अपर मिडिल इनकम कंट्री बन गया। हालांकि यूक्रेन में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़त जरूर मिली है और एक ऑब्वियस बढ़त है, क्योंकि यूक्रेन में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है रशियन आर्टिलरी और रशियन मिसाइल्स के चलते, और इसलिए उनको कंस्ट्रक्शन बिजनेस को ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि उनको कंट्री रीबिल्ड करनी है। आपने समझ लिया कि कैसे युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। अब यहाँ दो बातें हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि रूस हाई इनकम कंट्री बन गया है, लेकिन ये भी जोड़ा है, एक राइडर लगाया कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, यानी युद्ध के बीच रूसी अर्थव्यवस्था इस तरह से नहीं बढ़ते रह सकती। रही बात यूक्रेन की तो उसकी ग्रोथ भी वास्तविक विकास की जगह गणित की देन है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी या ये एपिसोड कहिए हमारे साथी आकाश ने लिखा और विजय ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।